नहीं नहीं, बेहतरीन है। करें। मैंने भी हमारे किसानों ने आज हम एक इंटरव्यू कर एक इंटरव्यू हो रहा है जो हमारे इलाके में जो एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर मुताबिक करा है। उनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं हमारे एरिया में। उनका नाम है सर राना सुहेल अहमद। सर अपने बारे में कुछ कहेंगे, आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की थी? इन 1998 मैं कोरिया से वापस आया था और उस वक़्त मेरा पहले से ही शौक़ था कि हम स्कूल एजुकेशन या इंस्टीट्यूट बनाएं। तो भाई छोटे मेरे उस वक़्त एमकॉम कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे, राना तारिक साहब। उन्हें मैं डिस्कस करता रहता था यार स्कूल वगैरह को सेटिंग करें, क्योंकि जो लोग बाहर से वापस आते हैं तो उनके हालात ठीक नहीं होते, पाकिस्तान में एडजस्ट होते होते उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं टाइम गेन मतलब करना चाहता हूँ ताकि आप स्टार्ट ले लें। तो मैं आपसे स्टार्ट पाकिस्तान आके देखा तो सिलसिला उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया 1998 में। और उस वक्त मेरे पास सिर्फ $500 थे, जो उस वक्त के मुताबिक पाकिस्तानी 30,000 का बनता, क्योंकि उस वक्त $60 का था ये इन 1998। तो 30,000 में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने पूरे एरिए को देखा कि हमें कहाँ पे स्कूल का स्टार्ट लेना चाहिए। बड़ा मुश्किल वक्त था, जमा पूंजी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने बिल्डिंग देखी, स्टार्ट लिया, तो ये स्टार्टिंग के लिए भी पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने फुल फ्लैज जो है वो प्लान किया। मैंने ट्यूशन एकेडमी स्टार्ट की, मैंने सिलाई सेंटर स्टार्ट किया, मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की, उसके बाद कंप्यूटर क्लासेस की। एक कंप्यूटर मेरे पास घर पड़ा हुआ था, एक और दोस्त से मांगा, 2 कंप्यूटर रखे, कंप्यूटर अकेडमी स्टार्ट कर ली। सुबह 7 बजे मैं इंटर होता था और शाम को मतलब रात को 10, 11, 12 बजे मैं वहाँ से आउट होता था। तो उस वक्त प्रिंसिपल भी मैं था, अकाउंटेंट भी मैं था, टेक्नीशियन भी मैं था, प्लम्बर भी मैं था, तमाम स्कूल के काम। यहाँ तक कि अगर किसी दिन आंटी नहीं आती थी तो सफाई भी मैं खुद करता था कि बच्चों को हमने गंदी जगह पे नहीं बैठाना। बच्चे अगर आंटी नहीं आई है तो मेरा कसूर है, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। हमने बच्चों को अपने आप बेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिला शुरू हुआ, पहले साल का हमारा टारगेट था 100 स्टूडेंट्स का, वो हमने अचीव किया। मैंने पहले महीने ही ग्राफ बना लिया कि पहले साल में हमने 100 स्टूडेंट करने हैं, दूसरे साल में 200, तीसरे में 300 और इसी तरीके से 10 साल में हमने 1000 स्टूडेंट्स कंप्लीट करने हैं। ये ग्राफ पहले दिन ही क्लियर बना लिया था और उसके मुताबिक अपनी एफर्ट शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक 10 साल कंप्लीट हुए तो हमारे पास 1000 स्टूडेंट भी थे और अच्छा सर्वाइवल हमारा बन चुका था। और उस वक्त तक हमारी 3 ब्रांचेस हो चुकी थी। जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त ब्रांचेस का मेरे जहन में नहीं था, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक यूनिट में गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने सराउंडिंग में कट करके अपने जो है वो ब्रांचेस बनाने शुरू कर। वो सिलसिला चलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट से 5th क्लास में बोर्ड टॉप करना है, वो हमारे बच्चों ने टॉप किया। 8th क्लास में टॉप करना है, वो मेरे पास सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं। 8th क्लास में हमने बोर्ड टॉप किया, फेडरल बोर्ड जो होता है इस्लामाबाद। तो उसके बाद फिर हमारा टारगेट आया 9th 10th के हवाले से। तो हमने हर सब्जेक्ट में प्लान किया, पूरे नंबर हमारे बच्चों के हैं, तो हर साल 1-2 बच्चों के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में पूरे नंबर आना शुरू हो गए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरे नंबर आ जाते हैं बोर्ड में। मुशर्रफ दौर में वैसे भी MCQs और थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका था, तो उस वक्त तक हम इस लेवल पे आए हुए थे। तो वो सिलसिला हमारा चलता रहा। फिर हमने कोशिश की कि आप पूरे नंबर आना शुरू हुए तो हम जो है वो बोर्ड टॉप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले हमारे बच्चों ने बोर्ड टॉप किया। कोरोना से पहले जब बोर्ड के रिजल्ट आए ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल ने फेडरल बोर्ड में पहली पोजीशन ली, क्योंकि फेडरल बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड है, दूसरी कंट्रीज में भी है, तो हमारी पहली पोजीशन थी। उससे पहले ये हुआ कि उर्दू के सब्जेक्ट में हमारे 74 मार्क्स आए और मैंने पेपर भी चेक करवाया। पेपर भी मतलब हम इतना कीन इंटरेस्ट लेते हैं एक प्रोफेशन में, अगर आप हैं तो आपको चाहिए कि आप उसकी बारीकियों तक चले जाएं। 74 मार्क्स आए, मैं बेटी को लिया, मैंने कहा बेटा चलें बोर्ड की फी दी, रीचेकिंग की, सारा मैं जानना चाह रहा था कि
लिटरेचर में नंबर कटा है, एमसीक्यू में कटा है, कहाँ से कटा हमें पता चले। तो माशाल्लाह बच्ची ने बताया मेरा फलाना एमसीक्यू बन था। मैंने कहा कुछ ठीक है। नेक्स्ट ईयर आयशा सत्ती ने उर्दू में भी 75 लिए, हमारा हौसला और बढ़ गया। तो मतलब नंबर लेना आपको हमारे लिए मसला नहीं है, हम 9-10 के अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं। तो ये सिलसिला $500 से स्टार्ट हुआ और चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस वक्त हमारी जो ब्रांचेज हैं वो 40 के करीब हो चुकी हैं। और मतलब ये बड़ा टफ होता है कि सेल्फ मेड आदमी बगैर किसी की सपोर्ट के, और अब्बू ने हमें जो ट्रेनिंग दी थी वो सेल्फ मेड की दी थी। वो अपनी चीज़ को कभी हमारी चीज़ हमें इजाज़त नहीं थी हम कहें ठीक है ये मेरी है, ये आपकी, अपना खुद करें। तो हम सारे भाई माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं। राना तारिक साहब, राना शफकत साहब, सारे अपनी अपनी जगह पर अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ये हमारे वाले साहब की ट्रेनिंग है, तो उस हवाले से हमने अपना बेस्ट किया है। और इस वक्त हम कम बेश हमारे पास कोई 18-20 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और हर बच्चे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का अच्छा शहरी बने, अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सके, अपना बेस्ट दे। इसलिए आपका आइडिया कहाँ से आया था एजुकेशन का? क्योंकि अक्सर लोग जो है ना प्योर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एजुकेशन साइड में बहुत कम लोग, और जैसे आपने 1998 में स्टार्ट किया था उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं एजुकेशन से, लोग जाते थे कंप्यूटर के बिजनेस में जाना चाहते थे, यानी कि कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे थे। आपको याद है कैसे रहे एजुकेशन ही आपने करनी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये पाकिस्तान के तमाम लोगों से, बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जॉब जो है वो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इसे डिस्करेज करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे शायद बनाया इस तरह से था कि मैंने आई वॉज इन मैट्रिक क्लास, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। तो वालिद साहब ने कहा कि फैमिली मेम्बर्स ने वालिद साहब को कहा कि पुलिस में करवा देते हैं, आर्मी में करवा देते हैं, घर के लाठी हो गए, उसका जॉब नहीं करनी। जस्ट आई वॉज इन मैट्रिक क्लास, हमारी फैमिली में ट्रेंड है सब जॉब करते हैं, मैंने जॉब नहीं। वालिद साहब ने कहा ये बड़ा आया बीच में से, ये क्या करेगा, ये टाइम ज़ाया करेगा क्या? तो मुझे बिठा लिया गया, क्या करोगे? मैंने कहा जी बिजनेस करूँगा जब बाहर जाऊँगा। बिजनेस का कीड़ा शुरू से था। तो वालिद साहब से डर भी लगता था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा मैं बाहर जाऊँगा। मैं कोरिया गया, वहाँ से वापस आके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो जॉब है उससे तो बनती ही नहीं शुरू से। अब बात आ जाती है बिजनेस कौन सा करना है। जितने लोग पाकिस्तान से बाहर है ना, जितने लोग हैं वो अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम अपना बेस्ट दें पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की कदर इसलिए होती है, यहाँ जो रहते हैं उनको मसाइल नहीं है, वहाँ जब डेड बॉडी होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान लेके जाओ। तो इस तरह के मसाइल होते हैं वहाँ पे और मामला हैं। यहाँ अपनी मिट्टी से प्यार होता है हर आदमी को। तो फिर पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरे माइंड में ये था कि हमें एजुकेशन में आना है। एजुकेशन के बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि हम अपने पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। तो आपने कितने अर्सा जॉब किया? मैंने जॉब नहीं की है जापान में। वैसे में मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई 7-8 महीने या 1 साल काम किया था मैंने, फिर मैं कोरिया चला गया था। जॉब करनी चाहिए वो इसलिए कि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए। सपोज मेरे बच्चे हैं ना, अब उन्हें अपने सेटअप में कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, उन्हें पाबंदियों का पता नहीं है, ठीक है, तो उन्हें कम से कम उस एक्सपीरियंस के लिए 1-2 साल कि यार एक सिस्टम बन गया, इतने बजे आना है, ऐसे वो आपकी डिडक्शन होगी सैलरी में से, ये पाबंदी होगी, उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए 7-6 महीने की बंदा ट्रेनिंग के लिए जॉब कर ले। तो इसके अलावा जॉब नहीं करनी चाहिए। मैंने भी इतनी 8-9 महीने की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन चीज की फैक्टर क्या चीज? वो है वेरी गुड पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे ख्याल में आपको पैसे नहीं चाहिए। हालांकि हर आदमी ये जी 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 हर आदमी ये सोच रहा होता है कि पैसे होंगे तो बिजनेस होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। आपकी यहाँ पे हो पैसा। जब जी आपने जिस दिन प्लान कर लिया आप थोड़े से स्टार्ट करेंगे तो रिसाइकल होता जाएगा और आपका व्हील जो है वो बड़ा होता जाएगा। आपने वही पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। देखें बिजनेस वही स्टार्ट करता है जिस पे जिम्मेदारियां नहीं होती, ठीक है। तो न्यू जनरेशन पे उस तरह जिम्मेदारियां नहीं होती और जिस वक्त वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं खेल कूद में, गप्पों में, आगे पीछे, वही वो टाइम होता है जो उन्हें यूटिलाइज करना होता है। जब शादी हो जाती है फिर मामला, फिर आदमी फंस जाता है जॉब की तरफ, उसकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेंसिव का एक लोड होता है। मतलब ऐसा भी है कि अगर किसी फैमिली का कोई बच्चा है और फैमिली का सारा बोझ उसके ऊपर है
उसे जॉब फिर भी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, जॉब से ज्यादा अर्निंग करना। कैपिटल जरूरत नहीं है। देखिए हमारे यहाँ कंसेप्ट बना के कैपिटल मेन चीज़ है किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और हम अपनी फैमिली को कैसे बोले कि हमें कन्विंस करें कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करें, स्कूल एजुकेशन में फिर अकेडमी स्टार्ट करनी है, स्कूल बनाना है, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस करें कि मैंने बिजनेस मेरा प्लान है और मैंने ये स्टार्ट करना है बिजनेस। देखिए मैंने पहले कह दिया, इसके लिए कैपिटल जरूरत नहीं, इसके लिए कैपिटल जरूरत नहीं है। अब जब कैपिटल जरूरत नहीं है तो फैमिली को कन्विंस करने का मसले खत्म हो जाता है। आप या तो उनसे डिमांड करें ना, हमें इतने लाख दें हम बिजनेस करेंगे। याद रखिएगा, जिन्होंने पेरेंट्स से पैसे लेके बिजनेस किया, ठीक है, या कुछ चीज बेच के बिजनेस किया, उनमें से 95% लोग फेल हुए। 95% लोग फेल हुए हैं जिन्हें वालदैन की तरफ से सपोर्ट हुई, ठीक है, या उनकी कोई लॉटरी निकल आई, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या वो जॉब से आए आके उन्होंने अपनी पेंशन लगाई और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 95% लोग फेल हुए। जब तक आप नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे ना, आपको बिजनेस की बारीकियों का नहीं पता चलेगा। अब मैं स्कूल स्टार्ट करता हूँ, मैं लगाता हूँ इस वक्त स्कूल के ऊपर कम से कम 35 से 40 लाख रुपया खर्चा है। एक्सपेंस नॉर्मल 35 to 40 लाख है। अब 40 लाख मुझे अगर कोई दे देता है, मैं स्कूल स्टार्ट करता हूँ, तो 95% चांसेस है मैं स्कूल को फ्लॉप। 95%। हाँ, मैं नीचे से एक स्कूल बनाऊंगा जीरो से जाके, फिर मैं 100 भी बना। मेन चीज़ है कि आपको प्लानिंग है और आपको बिगिन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। आपके यहाँ आता है अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं। जब आपके यहाँ पे आता है अल्लाह ताला असबाब पैदा ऑटोमेटिक कर देते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया तो $500 था, 30,000 रुपया, 30,000 रुपये में फर्नीचर भी नहीं आता। मैंने 7,000 रुपया लगाया था उसके ऊपर, इफ्तिताह के ऊपर गुगा सियालकोटी ख्वाजा मसूद आए थे, 7,000 इफ्तिताह पे लगाया था, 7,000 मालिक को दे दिया। कितना हो गया? 14,000। पीछे रह गया 16,000 मैंने स्कूल स्टार्ट किया। सिलाई मशीन अम्मी की ली, वाइफ की ली, सिलाई सेंटर स्टार्ट कर लिया। कंप्यूटर एक पास था, एक और किसी दोस्त से लिया, कंप्यूटर अकेडमी स्टार्ट कर दी। अब क्या था कि मैंने वहां से, मुझे पता था तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जली हुई हैं, पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, शादी हो चुकी है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, एक बेटा भी मेरा है, तो अब मैंने बिजनेस करना और यहीं से सब कुछ करना है, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा और इतना डूबूंगा कि मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है। इन चीजों की वजह से बिजनेस स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। और फिर माइक्रो लेवल पे जब तक आप नहीं ना सोचते, बिल्कुल बारीकियों में नहीं चले जाते। आज हम फेवर वालों को कहते हैं जी वो बड़े कामयाब हैं और ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, बड़े लकी हैं जिसका काम चलते। नो 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 नो, अल्लाह देते ही नहीं है उसको जो बारीकियों में नहीं जाता, जो कीन इंटरेस्ट नहीं लेता, अल्लाह नहीं देता है। मतलब उन्होंने एक एक चीज अपनी, एक एक प्रोडक्ट उस वक्त से, जिस वक्त वो बहुत छोटे थे सर, उन्होंने उनकी मुर्गी का जो एक साइज उस दिन डिसाइड हो गया था, वो आज तक चल रहा है। मार्केट में मुर्गी है नहीं है, महंगी है सस्ती है, कुछ भी है, उन्होंने कभी डंडी नहीं मारी। उन्होंने मुर्गी का साइज वही दिया, उन्होंने चावलों की क्वालिटी वही दिया, उन्होंने इंग्रेडिएंट वो दिया, उन्होंने उसके अंदर जो घी डालना है अच्छी क्वालिटी का, उसने आज तक उन्होंने चेंज नहीं किया, उससे बेहतर घी नीचे नहीं आए। उन्होंने पहले देगों में पकाते थे, आज प्लांट में पकाते हैं, ठीक है। फिर वो चावल को काट के जरूर देखते होंगे कि यार इसके अंदर क्या मसला है। उन्होंने अपनी पोल्ट्री लगा ली, अपनी जमीनें ले ली क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो बात ये कि इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड हैं, जितने ब्रांड बनते हैं वो इन इंटरेस्ट लेते हैं तो बनते हैं। देखिए सबसे बुरे हालात कोरोना के हालात, सबसे हमारे बिजनेस में, ठीक है, या आपके मुकाबले में कोई कंपटीटर आ स्टार्ट में तो मैं बहुत होपफुल था। उस वक्त जवान खून था और इरादे बहुत जवान थे। उस वक्त तो मुझे कभी भी फील नहीं हुआ, मुझे पता था मैं कर जाऊंगा। और मैं पहले दिन से जिस तरह स्टार्ट किया, एडमिशन शुरू हुए, पहले साल का टारगेट कंप्लीट किया तो मैं और मोटिवेट हो गया, दूसरे साल का किया और मोटिवेट हो गया, तीसरे साल का किया और मोटिवेट हो गया। हाँ, फिर मेरे दाएं कंपटीटर आना शुरू हुए तो उसकी वजह से परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, तारीख और रोशन पहलू, ठीक है, दो पहलू होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार इनके आने की वजह से मैं मजीद ग्रो करूंगा। उसकी वजह ये, एक तो मैं इनसे सीनियर हूँ, एक दूसरा इनसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, तीसरा मैं अगर 18 घंटे काम करता हूँ तो 18 घंटे काम करने वाला बंदा मेरे सामने आए तो मुझे बीट करेगा,
ठीक है, गोश्त की जो भी ताल्लुकात हों, बहुत सारे आए हैं, उन्होंने सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल किए, रेफरेंस यूज किए, पुराने बाबे, दूसरा तीसरा, सब आराम से। मैंने अपनी कंसंट्रेशन और डायरेक्शन नहीं छोड़ी, बिल्कुल नापी लकीर में चला। तो ऐसा ऐसा लीडिंग पोजीशन पे थी। मतलब मैं उन्हें नहीं कहता कि मैं हर आदियों में, अल्लाह माफ करे, कोई नहीं। मेरी कोशिश ये होती है हमारे सराउंडिंग में जितने स्कूल हैं, जितने मेरे दाएं बाएं हमसाए में, अगर आप कहीं बनाना चाहते हैं, मैं कहूँगा मेरे साथ बनाए, कोई इशू नहीं है। ये सारे हमारे मतलब दोस्त हैं, भाई हैं। कैंट बोर्ड में मसाइल हो रहे हैं, तो उसमें हमने कहा कि हम किसी छोटे बड़े स्कूल को नहीं खत्म होने देंगे, किसी को नहीं होने देंगे, पुराने नए को नहीं खत्म होने देंगे। मेरी फीलिंग सबके लिए एक जैसी। तो ये इनकी वजह से हम हैं, अल्लाह का। तो मैं कभी डिसाइड नहीं हुआ। कोरोना में जरूर मसाइल आए, लेकिन इसमें भी हमने गेन किया। लोगों ने स्कूल बंद किए, हमने 40,000 स्कूल बंद हुए। हमने कोरोना में 6 नई ब्रांचेज बनाई, क्योंकि जब लोग लूज कर रहे होते हैं, वो गेन करने का टाइम होता है। कंपटीशन का हेल्दी इफेक्ट होता है आपकी बिजनेस 100% आप ग्रो करते हैं। एक कंपटीटर है, उसने जाती बिल्डिंग बनाई है, तो मैंने भी बनाई, ठीक है। उसने उसको मजीद डेकोर किया, मैंने उससे ज्यादा डेकोर किया। समझ रहे ना? कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन ना हो तो फिर फिर तो आपने मतलब माजरत के साथ पुराने जिस तरह टीचर धोती पहन के आते थे, कंपटीशन आता तो कौन शलवार कमीज पहनता, कंपटीशन आता तो कौन टाई वो पैंट शर्ट पहनता, टाई लगाता, अपने आप को इम्प्रूव करता, ग्रो करता। ठीक है, चल रहा है निजाम, चलने दे। और जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते ना वक्त के साथ, मिसाल के तौर पर एक होटल बहुत अच्छा चल रहा है, वो अपना फर्नीचर साल बाद 2 साल बाद नहीं चेंज करता, या मजीद अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, वो पीछे रह जाते हैं, दूसरे से क्रॉस कर जाते हैं। आपको लाजमी चेंज करना है। अब दीवार पे ये पैनल लगा, ब्लाइंड लगे, मैं कहूँ ये 4 साल चलते रहेंगे, नो 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 चलते रहेंगे, लेकिन आपने वक्त के साथ साथ वक्त के साथ उसे अपग्रेड करना है। जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक मुझे चलना है। नहीं तो कहेंगे पुराना बाबा, ऐसे क्या पता है, ठीक है। नई जनरेशन आ जाएगी, तो मुझे 3 दफा मैं अमिताभ बच्चन और इनको देखता हूँ ना, यार बूढ़े हो गए और इन्होंने भी वो मुर्गियां डाली हैं और अजीब सा मतलब इनका वो बना हुआ है। तो फिर सोचता नहीं यार, इस वक्त वक्त की जरूरत है इन्हें, इसलिए ये इस तरह कर रहे हैं। नहीं तो इन्हें कहेंगे ये फारग है, ये इंडस्ट्री से आउट हो गए। तो ये चीजें अब ट्रेंड चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने सर। इंस्पिरेशन कहते हैं बिजनेस आप करने के लिए, इंस्पिरेशन थी आपको किसी से इंस्पायर हो, या अपने अंदर से आपको कहा या कि और किसी वजह से आपने कहा मैंने ये बिजनेस? नहीं, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अभी भी हम जितनी कीमें जो प्रोडक्ट उतनी दे रहे हैं, मेरी कोशिश ये होती है छुट्टा तो लें। जब तक आपका दर्जन 13 का नहीं होगा ना, और जब तक आप मतलब जो पैसे ले रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपने अपने कस्टमर का पहले सोचना, अपना बाद में सोचना। मैं अपने स्टाफ को, टीचर्स को, सबको ये बताता हूँ कि अगर आप लोग झुकता नहीं तो लेंगे, तो ये बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, और क़यामत वाले दिन लोगों का हाथ होगा और हमारे गिरबान। आप अगर हम 3,000 बच्चों से फी ले रहे हैं, तो हमें 5,000 6,000 कर देना है। अगर हम 6,000 फी ले रहे हैं, तो हमें 12,000 कर देना है। जितना अच्छा देंगे उतना हमारे पास रश बढ़ेगा। तो हम उसमें इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, बाकी मेरा रब जानता है। सर आपकी यूनिक क्या चीज़ है स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस से क्या डिफरेंस आपके? जैसे अगर आप स्कूल में बच्चा पढ़ रहे हैं, सबसे यूनिक तो ये है कि हमारी फी जिन स्कूलों के मुकाबले में बहुत कम है, जो 10,000 12,000 15,000 ले रहे हैं, उनसे रिजल्ट हमारे अच्छे। पहली यूनिक। दूसरी यूनिक ये है कि अगर आप अंदर चले जाएं, अंदर जाके आपको आइडिया होगा, पूरे स्कूल में ड्यूरिंग द स्कूल टाइम कोई रैपर नजर नहीं आएगा। सफाई का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सिखाया गया है। राइटिंग में हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। बच्चों की कॉन्सेप्चुअल स्टडी में हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। तो हम अपना बेस्ट देते हैं कि कम अज़ कम हमारा जो क्लाइंट है वो इस लेवल तक मुतमईन हो। हमारे बच्चों के पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत लाइक हैं, इन्हें सब कुछ याद है। जबकि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम उन्हें इतना अच्छा तैयार करके भेज रहे होते हैं, जिसमें राइटिंग का है, जिसमें रीडिंग का है, जिसमें मेमोराइज करने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। ज़्यादा चाहिए सब बच्चे क्लियर होगा, नंबर वो ज़्यादा गेन करता है जिसका रेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नंबर दे रहे हैं। लेकिन बोर्ड वाले बड़े समझदार हैं। एक वक्त था कि बेटालाइजेशन से काम चलता था, मुशर्रफ दौर के बाद मामला चेंज हो गए।
अब कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ आ रहे हैं। फेडरल बोर्ड वालों से हमारी मीटिंग हो रही है, वो हर 5 साल बाद अपना सिस्टम चेंज करके वो लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। इस वक्त हमारा अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% डाटालाइजेशन से निकल चुके हैं, 30-40% है। ठीक है, अब पेपर जब बनता है ना, पेपर के अंदर भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, रटे से नहीं आते। सपोज लास्ट टाइम एक आया कि केमिकल रिएक्शन का, केमिकल की बजाय उन्होंने कहा कि ऑरेंज जूस या लेमन जूस क्या किया, हाँ उससे क्या रिएक्शन होगा। बच्चों ने कहा आउट ऑफ कोर्स, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, जबकि वो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन करता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट होगा तो फिर बच्चा करेगा। अब हमारे बच्चों ने ठीक लिखा, इसलिए लिखा कि हमने उन्हें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, प्रैक्टिकल करवाए गए थे, हम उस प्रोसेस से गुजारा हुआ था, तो हमारे पूरे नंबर थे बच्चों के। तो इस तरीके से हर दफा 2, 4, 5, 6 नंबर, 10 नंबर का ऐसा टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जिसके अंदर जो है वो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यार बाकी ये इस लेवल पे है या नहीं है। बाकी रटलाइजेशन उम्मीद है मजीद 10-15 साल बाद बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, फेडरल बोर्ड में हो जाएगी, पिंडी बोर्ड भी ऐसा ऐसा पीछे चलता है। जैसे एजुकेशन के अलावा आप लोग स्कूल के अलावा तो आप लोग बिजनेस करते हो? मेरे मल्टीपल हैं अभी काम माशाल्लाह। मेरा प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उसके बाद मेरा जो हॉबी है उसके अंदर तीतर का शिकार है, फिश का शिकार है, डैम वगैरह मैंने गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट पे हर साल एक आधा ले लेता हूँ। तो दोस्तों के साथ आउटिंग हो जाती है, वहाँ पे मेरा अच्छा सिलसिला चल जाता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, एक नहीं बहुत सारे दोस्त हैं। सर आप एक इंटरव्यू जो मेरा भी आर एस्टैब्लिश होगा, उससे क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ये काम करे तो आप सक्सेसफुल है? ये काम का कुछ भी नहीं है, वो कोई भी काम करे जो उसका माइंड अच्छा है, उसके अंदर अपना 100% माँ जितना प्यार करती है, अल्लाह मियाँ 70 माँ से करता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि अल्लाह आपकी मेहनत को रायगा करने देंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, सिस्टम ही नहीं है। मतलब कोई अल्लाह का सिस्टम ऐसा हो गया कि आदमी इतनी एफर्ट करता है, इतनी करता है, उसके बाद अल्लाह ताला उसे ना कुछ दे, ना ना ना, वो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, वो आपके लिए जो बेहतर है, आप एफर्ट करते हैं वो आपको जरूर देगा। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी डिवोशन, ठीक है, आपकी मेहनत, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल, आपके डिसीजन, ये सारी चीजें मिलके आपकी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं। आप जीरो से स्टार्ट करें, आप हीरो बन जाएंगे। टाइम लगेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप हीरो बन जाएंगे। रेडी से अगर स्टार्ट करने वाला बंदा इतनी बड़ी ब्रांचेस बना सकता है तो कौन सा मसला? हार्ड वर्किंग में 100% हार्ड वर्किंग के साथ ये सारी चीजें हैं, हाँ भाई वो सारी चीजें इंटरलिंक हैं। और सवाल ही नहीं पैदा होता अल्लाह ताला आपको कामयाब ना करे। मेरा तो बिलीव है, पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह आपको मतलब मेहनत करने और अल्लाह उसका सिला ना दे। नेवर एवर। 10 साल बाद वैसे तो लम्हे का पता नहीं है, क्योंकि हम एज के उस हिस्से में आ चुके हैं कि आगे के हालात नहीं पता। लेकिन हम इंशाल्लाह 10 साल बाद 1000 की करीब होंगी हमारी ब्रांचेस जो हम प्लान कर रहे हैं, और हम एजुकेशन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में पहुँचे लोगों को। सर एक एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी के क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए सोसाइटी लाइक एंटरप्रेन्योर आप सोसाइटी में कोई काम कर रहे हैं, उसके बाकी पूरी सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे आप एजुकेशन से आप बाकी लोगों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको ये फायदे प्रोवाइड हो रहे हैं आपकी एजुकेशन से? सर हम जो बच्चे को यहाँ से मतलब आउट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है, हर बच्चे तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो हमारे पास से पढ़ के जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सके, जो भी उनके वालिदैन के ख्वाब होते हैं। तो उसके लिए हम अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह इस वक्त मेजर लेवल पे हैं, MBBS डॉक्टर हैं हमारे माशाल्लाह, पुलिस में बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। अभी भी पिछले दिनों में जिस तरह से आपने कहा हमारा एक स्टूडेंट है, कह रहा सर आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनका खैरियत कहते सर बस सीखने आपसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे बच्चे फॉरन में बहुत अच्छे एडजस्ट हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जितने भी बच्चे हैं उन्हें अब इसराइल की एग्जांपल देते हुए मुझे थोड़ी शर्म भी आती है कि वहाँ पे बच्चों को जॉब की तरफ नहीं लाया जाता। वो लोग
बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी परवरिश का सिलसिला शुरू कर देते हैं और उनका हर बच्चा बड़ा बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो अल्लाह करे हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को लेवल पे लेके आ सकें। मैं अपने तमाम बच्चों को कहता हूँ बेटा जॉब नहीं कर, मैट्रिक जिस वक्त उनकी हो रही होती है, 9-10 चल रही होती है, वो थोड़ा सा प्लान कर रहे होते हैं, जॉब नहीं करनी। अगर जॉब करनी है तो ओनली वन ऑप्शन CSS की, ठीक है, CSP ऑफिसर बने, इसलिए कि आप अच्छे बच्चे हैं और पाकिस्तान के लिए अपना कोई हिस्सा डाल सकें। किसी एक डिपार्टमेंट में जाए उससे सीधा कर लें। हालांकि मुझे पता है CSP ऑफिसर्स के लिए भी बहुत मसाइल हैं। मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट वसीम नाम है, उससे यही मेरे साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा वो प्रोफेसर है माशाल्लाह, गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरे काफ़ी बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो मैंने कहा बेटा आप वहाँ होते हैं, चलो जॉब कर रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, मस्जिद रोड पे आपकी रहायश है, आपको यहाँ रहते हैं, तो आप अपने ट्रांसफ़र करा लें। उसने कहा मैं गंदा काम कभी नहीं करता, अपनी मस्जिद से ट्रांसफ़र करवाना भी एक गंदा काम है। जहाँ गवर्नमेंट मेरी ड्यूटी लगाएगी आई शुड बी देयर। अच्छा लगा कि यार हमने अच्छे बच्चे माशाल्लाह इस पाकिस्तान को दिए। मैंने कहा आप CSS करने में क्या समझ, वहाँ पे अपनी मर्जी से बंदा काम नहीं कर सकता, वहाँ भी बहुत गंद है। तो बात ये कि इस गंद को ठीक करने के लिए अच्छे लोग सिस्टम में जाएंगे तो गंद ठीक होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। वहाँ पे पता है मुझे ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ऊपर सियासी मामला हैं, उन्हें बलडोज किया जाता है, लेकिन सियासत में या इस सब फील्ड में अच्छे लोग आएंगे तो ये चीज़ प्योरीफाई होगी ना, अदरवाइज क्या होगा। गलत लोग आएंगे, गलत सेलेक्ट होंगे, गलत सेलेक्ट करवाएंगे, गलत वोट डालेंगे, गलत ऊपर जाएंगे। हमारी एजेंसियां जोर लगा के मेहनत करके अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बना भी देती हैं तो नीचे का सिस्टम ही ठीक नहीं है। नीचे का सिस्टम मैंने आपने ठीक करना है, अच्छे लोगों ने करना है। तो अगर अच्छे लोग नहीं करते तो फिर पाकिस्तान का क्या कसूर है, एजेंसियों का क्या कसूर है। लोग जैसी राय होगी वैसा हाकम होगा। एजेंसियां हाकम के मामले में तो कोशिश करके करती हैं, सब तो यहाँ है ना, क्लियर है, शक नहीं है। लेकिन नीचे सारे MNA MPA सारे मिनिस्टर सब 2 नंबर, सब खाने पीने वाले, सब सिस्टम खराब, कैसे ठीक होगा। वो मेरे और आपकी वजह से खराब है, हम अपना हिस्सा नहीं डालते। हम मतलब हम ही लाते हैं ना, हम इनको लाते हैं, एजेंसियां उधर पे उनको मेन बंदे को ले आती है, तो हमारा कसूर है ना, हम गलत आदमी को क्यों करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान में की तरक्की में हमारा हिस्सा डलेगा तो सिस्टम ठीक होगा। मैं कहता हूँ अगर अच्छे लीडर्स आ जाएंगे तो अगले 10-20 साल में हम पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएंगे, नहीं तो फिर 200 साल में तो कौमें बन ही जाती है। हाँ सर अगर अभी आप बिजनेस स्टार्ट करें उस वक्त और आज के दौर में फर्क है। सर अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन इस एरिया में बड़ा ऐसे एरियाज मौजूद हैं जिस तरह मस्जिद रोड उस वक्त था इन 1998, जिस तरह कम आबादी थी, कम लोग थे, तो ऐसे एरियाज बहुत है, वहाँ पे भी स्टार्ट किया जा सकता है। मैं तो अब तक किसी जगह कर सकता हूँ क्योंकि नाम हमारा बन चुका है, पोजीशंस हैं, सिस्टम है, स्टूडेंट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, फेसबुक है, हमारे मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद है, तो हमें तो मसला नहीं है। लेकिन नया बंदा स्कूलिंग के हवाले से अगर आपके वो कहीं भी कर सकता है, तो बाकी बिजनेस 1,01,000 बिजनेस है, उसमें आप ज़राअत का है, फिशिंग का है, इसका फिशिंग का बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। मैं अभी एक एग्जांपल छोटी सी दूंगा, गोल्ड स्मिथ के बारे में सुना होगा। वो एक फैक्ट्री में जाता है, देखता है काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, आपकी तरह यंग होता है, देखता है, सुनी होगी आपने स्टोरी की, एक रेड कलर की गाड़ी बाहर आती है, वो ड्राइवर दरवाजा खोलता है, वो आदमी VIP प्रोटोकॉल से अंदर जाता है, वो कहता है ये कौन है, उसने का मालिक है फैक्ट्री का। उसने कहा ये मालिक है, क्यों नहीं। वो सोचना शुरू कर देता है, वो अपने जैसे पागल ढूंढना शुरू करता है। उसने कहा सब कहते हैं यार तुम मुलाजम हो $500 की और तुम फैक्ट्री के मालिक बनना चाह रहे हो, ये $5,000 या $5,00,000 की फैक्ट्री लगती है। उसने कहा लगेगी। उसने 20 बंदे अपने जैसे ढूंढे 6 महीने में। ढूंढने के बाद उसने कहा जी 20 लोगों ने कहा हम फैक्ट्री बनाएंगे, कितने सस्ते में 100 साल, 100 साल में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम फैक्ट्री बना लेंगे। उन्होंने कोशिश की कि 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, 3 घंटे ओवर टाइम करेंगे और 3 घंटे का ओवर टाइम हम इकट्ठा करके 200 साल में बनाएंगे। 1 साल बाद उनके पास जो इकट्ठे हुए पैसे, उन्होंने एक छोटी सी भट्टी लगा ली लोहे की। उस भट्टी के अंदर उन्होंने काम शुरू किया और यहाँ से छोड़ दिया। और उसमें 1 साल में उन्होंने इतनी मेहनत की कि दूसरे साल फैक्ट्री खरीदी, जो वो मरा 100 फैक्ट्री का मालिक था। मसला यहाँ का हम सोचते हैं मोर रिच,
जितना आप रिस्क लेंगे अल्लाह ताला आपको उतना देंगे। तो ऐसा नहीं है 1100 फील्ड है, ऐसी ऐसी फील्ड है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फॉरेन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तान में हो सकता है। आईटी की फील्ड है, आपकी ज़राअत की फील्ड है, उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री है बहुत सारी। लेकिन पाकिस्तान में बाहर से चीज़ें नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे तैयार होनी चाहिए, वो चीज़ें हम तैयार कर सकते सर आप एम्प्लॉइज को सेटिस्फेक्शन लेकर हैं। हमारे एम्प्लॉइज नहीं करते, मैंने उन्हें एम्प्लॉइज समझा ही नहीं। ज़्यादा ऑनर मैं अपने पहले दिन से मेरी ये कहता हूँ, ये स्कूल मेरा है, ये स्कूल यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का है, पढ़ाने वाले टीचर्स का है, पढ़ के जाने वाले बच्चों का है, पढ़ा के जाने वाले टीचर्स। ये स्कूल मेरा है ही नहीं। जब तक आप किसी को उसके ऑनरशिप नहीं देते ना, तो उस तरह सेटिस्फाइड होकर काम ही नहीं करते। ठीक है, बाकी उन्हें ज़रूर समझाया जाता है कि डांटनी पड़ेगी, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बाकी मामलात आपको सिखाए जाएंगे, ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, तो टीम बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। हमारा मतलब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, सालाना खाना है, बाकी चीज़ें हैं, मोटिवेशन है, ठीक है, उसके बाद ड्रीम्स हैं उनके कि हम इस तरह ब्रांचेज, अब मैंने सपोज 1000 ब्रांच बनानी है और मेरे पास यहाँ पे 100 टीचर्स हैं, तो 100 अगर प्रिंसिपल भी बन जाए तो मुझे तो फिर भी 900 चाहिए। हर किसी को हम प्रिंसिपल बना सकते हैं अगर उसके अंदर क्वालिटीज हों, तो उसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग्स होती हैं। उन ट्रेनिंग्स में जो लोग प्योरीफाई होते हैं उनको आगे ले जाते हैं। ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें क्या चीज़ देखते हैं, स्किल होनी चाहिए उसमें, या आप करते हैं उसको आना चाहिए, नॉलेज होनी सबसे पहले उससे ऑनेस्ट होना चाहिए सबसे। फिर हमें देखना होता है कि वो मजबूरन जॉब कर रहा है, ठीक है, या उसका शौक। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, एक हो तो सब, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, उसके शौक भी हो, उसकी मजबूरी भी हो, ठीक है, दोनों चीज़ें हों। एक बंदा कि मैं मजबूरी से कर रहा हूँ हमारे काम का, एक बंदा कह रहा है नहीं नहीं सिर्फ मेरा शौक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमें दोनों चीज़ों वाला बंदा ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल निखार के बाहर ले आते हैं कि या आदमी हमारे साथ क्या करेगा, हम इसके साथ क्या करेंगे। उस हवाले से हमारी माशाल्लाह टीम सिलेक्शन जितनी अच्छी होती है ना, उतनी लॉन्ग टर्म आपके साथ हो। हमारी कितनी टीचर्स हैं बैठी हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, सर यहाँ ब्रांच आएगी तो हम जॉब करेंगे, हमने कहीं जॉब ही नहीं करनी, सीरियसली जॉब ही नहीं करनी है। हमारा दिल फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल के साथ रखता है। तो हमारे पुराने जितने रेफरेंसेस हैं, जितने टीचर्स हैं हमारे साथ, हमारे पेज के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे स्टाफ के साथ आपको मिले। सर एडवर्टीजमेंट भी आप क्या यूज़ करते हैं, कोई टूल नहीं छोड़, जो अवेलेबल हो सब कुछ। हाँ जी, अवेलेबल नहीं, अवेलेबल करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज द की फैक्टर। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पोजीशन आई, हम उसे एडवर्टाइज नहीं करते तो नहीं चलेगा। चाय ठंडी हो गई, ये